नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से एक बहुत बढ़िया खबर निकल के आ रही है और वो ये कि आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर ये लोग एक ऐसा एआई टूल, जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा टूल बनाने वाले हैं जिसके माध्यम से जो इलीगल बांग्लादेशीज है इनका पता लगाया जा सकेगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ी डिटेल जानेंगे कि जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशीज एक्चुअली में आए कैसे हमारे देश के अंदर, और ये एआई टूल पता कैसे करेगा, कहीं कुछ गलती ना कर दे, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या फायदे हैं, आइए चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो हर तरफ खबर बनने लग गई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट विद आईआईटी बॉम्बे बिल्डिंग एआई टूल टू आइडेंटिफाई इलीगल बांग्लादेशीज, हर तरफ बनने लग गए। तो थोड़ा सा हम समझते हैं सबसे पहले कि बांग्लादेशीज आ कहां से गए, कहानी है क्या इनकी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि आज का जो बांग्लादेश है वो किसी टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान होने के बाद कहानी कुछ इस प्रकार थी कि ये चीजें खराब होने लगी। पाकिस्तान वाले जो है वेस्ट वाले ईस्ट पे बहुत जुर्म ढाने लग गए, औरतें, माँ, बेटियों सबकी तो इन्होंने बहुत इज्जत से लेके इनके घर द्वार सब बर्बाद करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको लगता था कि ये इनके जैसे मतलब मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो आपके वेस्ट वाले हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम के चलते यहाँ पे जब ये लोग खूब मारपीट खाने लगे तो भारत ने यहाँ इन लोगों को खुद ही सशक्त बनाने का प्रयास किया और 1971 में भारत ने इस पाकिस्तान के दो टुकड़े कराए और बनाया एक नया देश बांग्लादेश, जो कि आज के टाइम पे पगला गया है। एनीवेज, तो बांग्लादेश जब बना तो उस टाइम पे चूंकि वायलेंस बहुत था, दिक्कत बहुत थी, वॉर चल रही थी 1971 की, और उसी में बहुत सारे लोग शरण लेने के लिए भारत में आ गए जो कि इलीगल तरीके से आए। कुछ बॉर्डर पोरस से वहां से आए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, त्रिपुरा, मेघालय, बात करें असम की, इनमें बहुत भीड़ में जनसंख्या आने लग गई। उसके अलावा बिहार वगैरह में खूब सारे ये सब घुस गए। अब कहा जाता है उस वक्त करीब 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी इस देश के अंदर आ गए थे, जिसके बाद वॉर खत्म करने के बाद कुछ मतलब वॉर जब खत्म हो गई तो उसके बाद कुछ चले भी गए वापस, लेकिन धीमे धीमे देखा गया कि कुछ ना कुछ इनका आना जाना रहने लगा। कुछ यहीं पे रुक गए, कुछ यहाँ पे चले गए। अब जो यहाँ रुके उन्होंने भी अपनी तादाद बढ़ाई और जो है कहीं पे रिफ्यूजीज बन के रहने लग गए और बहुत सारी चीजें इनके साथ होने लग गई। अब उसी के माध्यम से फिर धीमे धीमे जब यहाँ सेटल हुए ये लोग, तो रेल, रोड है ना, इन सब के माध्यम से ये लोग पहुंच गए देश के अलग अलग कोनों में, जिनमें दिल्ली के अंदर भी अच्छी मात्रा में ये पहुंचे, मुंबई में पहुंचे और इन्होंने अपने आप को इधर उधर सेटल करने लग गए, क्योंकि भाई इस तरीके से आए हैं, कहीं भी छुप गए, काम ले लिया। और आज भी आप देखिए तो रैंडम बहुत जगहों पे काम इनको मिल जाता है। आप देखिए इसके फिगर की अगर बात करें तो अभी का कोई डेटा तो नहीं है कि एग्जैक्टली है कितने। कहीं कहीं पे कहा जाता है कि करीब 40 लाख के आसपास है, कहीं कहीं पे कहा जाता है कि भैया 2 करोड़ के आसपास है। तो ये कभी कहते हैं कि इतनी हाई फिगर नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन ये इनकी मात्रा भारी तो है, ये बेस तो बिल्कुल वो है। अब सीन क्या है कि बहुत सारी चीजों में इनका उपयोग बाहर की फोर्सेस के द्वारा किया जाता है, देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, देश के अंदर इधर उधर काम करते हैं। कभी कभी बहुत सारे कहते हैं कि स्लीपर सेल के तौर पे काम कर देते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से नुकसान है बहुत बड़ा देश के लिए, रिसोर्सेज से लेके सारी चीजों में बहुत दिक्कत पैदा करते हैं बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से यहाँ पे आए होते हैं। ठीक है, अब इनको वापस भेजने के लिए बात होती है। तो जिस समय शेख हसीना की सरकार थी उस समय भाई हम रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे। अब ढूंढना, पकड़ना और भेजना अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी 1000 बांग्लादेशी को लगभग 2025 के अंदर यहाँ जो है वापस भेजा गया है, और ऐसे ही हर तरफ डिमांड उठती है। अभी हाल फिलहाल असम की तरफ से 15 भेजे गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की असम तो ऐसी प्रून स्टेट है जो कोई भी देखे आज तक उसने बहुत कुछ झेला है। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी जो बांग्लादेशी यहाँ पे आए उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो प्रोजेक्ट एक लेकर आई है, उसमें कोलैबोरेट उन्होंने करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के साथ में, और वो एक एआई बेस्ड लैंग्वेज वेरिफिकेशन टूल बनाएंगे। लैंग्वेज वेरिफिकेशन टूल का मतलब देखिए, ये जो सिस्टम है ये एनालाइज करेगा स्पीच पैटर्न को। आप बता दूं, अगर हम रहते हैं लखनऊ के अंदर तो हमारा जो बात करने का तरीका है, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम करके जो बात करते हैं उतना सही माइन्यूट सा डिफरेंस, बल्कि हमारी नॉर्थ की स्टेट्स में ही डिफरेंस पता चलता है कि मैं, आप, हम, इसमें समझ में आता है। लेकिन बांग्लादेशी और भारत की बात करें तो उनका तो बात करने का तरीका ही बिल्कुल अलग हो जाता है। तो स्पीच का जो पैटर्न है, जो उनकी टोन है बात करने की, आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो बहुत सारे सिखों को आपने देखा होगा जब वो पंजाबी बोलते हैं, है ना, या तो आपने देखा होगा हल्का उनका मतलब जो वर्डिंग्स होती है थोड़ा सा
जो टोन होती है वो अलग हो जाती है ना। तो वो जो टोन्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। ऐसे ही उर्दू कोई बोलेगा तो अलग तरह से हो जाती है। तो वैसे ही जब बांग्लादेशी की जो स्पीचिंग मतलब बोलने का तरीका है, पैटर्न है, टोन है, उनका जो एक्सेंट है बात करने का, लिंग्विस्टिक यूसेज जो है, इन सब का उपयोग किया जाएगा इन एआई टूल्स के द्वारा, जिससे यहाँ पे अथॉरिटीज पता लगाएंगे कि हाँ भैया ये जो है ये सस्पेक्ट है। अब आप कहेंगे कि आप तुरंत पकड़ लिया जाएगा और हाँ अगर पैटर्न ऐसा है तो उठा के इनको भेज दिया जाएगा, नहीं। देखिए इतने सारे लोगों में पता लगाना कि कौन बांग्लादेशी है और कौन नहीं है, इसके लिए सबसे पहला वाला, जब आप प्रीलिम्स देते हो, आप यूपीएससी का एग्जाम भरते हो, तो आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो ना कि भाई पहले तो हम पहली स्टेज को तो क्रॉस करें उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली स्टेज यही है कि आइडेंटिफाई करा जाएगा कि कौन जो है ऐसा है जो बांग्लादेशी लग रहा है इस पैटर्न से। और अभी तो हमें यही नहीं पता ना कौन बांग्लादेशी कौन नहीं, कैसे ऐसे बता देंगे कि तुम हो कि नहीं हो। तो वो एआई टूल इतनी भारी जनसंख्या में यूज इसलिए करा जाएगा ताकि अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति है जो इस सब में फिट बैठता है तो उसे सेग्रीगेट करेंगे, उसे अलग करेंगे और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो भी प्रक्रिया होगी उसको फिर जारी किया जाएगा कि आप पेपर्स दिखाओ, आप दिखाओ कहां से आए हो सकता है किसी का बात करने का तरीका ऐसा हो लेकिन भाई वो हिंदुस्तानी हो, तो जैसा भी होगा वो बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल तो पहले बात कैसे कर रहा है सबसे पहला सेग्रीगेशन किया जाएगा। अब इसमें रोहिंग्या माइग्रेंट्स और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा एआई टूल होने वाला है। ऑफिशियल ने कहा है कि ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है। ऑफिशियल भी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मतलब बेसिक लेवल पे प्रिलिमिनरी लेवल पे हम स्क्रीनिंग कर लेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक लीड मिल जाएगी बिफोर दे डू फुल डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 3 करोड़ मानी जा रही है और ये अभी ही एक्सपेरिमेंटल स्टेज में चल रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो एआई प्रोजेक्ट जो है वो लिंक्ड है, इसमें स्टेटमेंट है कि विल फ्री मुंबई फ्रॉम बांग्लादेशी। देखिए मुंबई के अंदर ये बहुत ऑलरेडी इतनी कंजेस्टेड जगह है वो, और इस प्रकार से घुस जाना फिर देश के अंदर दिक्कतें पैदा करना ये एक बहुत बड़ा इशू हर स्टेट के लिए बनता चला जा रहा है। तो इनका कहना है कि भाई मुंबई के अंदर जो भी बांग्लादेशी है इलीगल तरीके से आए हैं उन सबको जो है यहाँ से हम पता करेंगे और वापस डिपोर्ट करेंगे उन बिना कागज वालों अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को, एक बार ये टूल फुली तरीके से रिलायबल हो गया तो। फडणवीस जी के हिसाब से आफ्टर 3 months ऑफ टेस्टिंग जो एआई टूल की एक्यूरेसी है वो करीब 60% है और ऑफिशियल्स यहाँ और इंप्रूव करेंगे, इसको 100% तक लाएंगे, तभी इसको यूज किया जाएगा लोगों के बीच में। उन्होंने कहा कि सरकार प्लान कर रही है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाए, कि मतलब जो भी जिस पे भी शक है उसको लिया तो उसको उस सेंटर के अंदर भेज दिया जाए, है ना, कि मतलब वहां पे बाकी सारी बातें हो, बाकी सारा प्रोसीजर आगे का उन सेंटर्स में किया जाएगा। अब यहाँ पे काम कैसे करेगा ये आपको मैं बताऊं। देखिए ये एक लैंग्वेज बेस्ड टूल है, जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज स्पीच वगैरह को टेस्ट करता है ना, तो लैंग्वेज बेस्ड टूल रहेगा। ये ऐसा बात करने का तरीका, प्रोनाउंस का तरीका, आपका एक्सेंट क्या है, वर्ड की चॉइस क्या है, टोन क्या है स्पीच की, इन सब चीजों को डिटेक्ट करेगा। आइडिया ये है कि आइडेंटिफाई करेंगे लिंग्विस्टिक मार्कर्स को स्टैटिस्टिकली, और जो भी मतलब जो भी भारत के बाहर से स्पीकर्स होते हैं उनके बात करने का जो तरीका अलग होता है ना, तो उसको स्पेशली बांग्लादेश को, और उसके अलावा भाई एक बार अलग हो गया तब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है ना, ये पूरी कहानी है यहाँ पे। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म, कंसर्न और चैलेंजेस भी दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो लैंग्वेज की बात करें तो देखो इनका कहना है कि अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे सारी चीजें कर रहे हो तो बंगाली डायलेक्ट जो है वेस्ट बंगाल के अंदर या बांग्लादेशी का जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही सिमिलर है, और एक्सपर्ट्स कैसे भाई एक थे मतलब डिस्टिंग्विश करेंगे पीपल बाय स्पीच से सिर्फ बेसिस से कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिर यही कहना है ना कि आगे हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ना, तो सेकंड पार्ट देखते हैं एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। अभी 60% एक्यूरेसी है इसकी, है ना, 100% तक हो जाए तभी माना जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करा जाए। ठीक है, बायर्स और प्रोफाइलिंग रिस्क, मतलब ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स का ये कहना है कि भैया देखो एआई का यूज आप कर रहे हो उस तरीके से प्रोफाइल करने में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, गलत टारगेट हो जाएगा लैंग्वेज के बेसिस पे, ये सारी बातें तो चलती ही रहती हैं। और सिविल लिबर्टीज भाई साहब, इनका कहना है कि लीगल और एथिकल कंसर्न है कि लोगों की प्राइवेसी, सर्वेलेंस, ये सब चीजों को लेके, तो ये है। खैर होगा तो वही है, आप भी समझ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा जो है कंसर्न है और टेक्नोलॉजी को इसके अंदर लेकर आना एक अच्छा स्टेप लग रहा है। आप ही कह रहे हैं, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके क्यूआर को स्कैन करके अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करते हो दोस्तों, आप उस रिसीट को फॉरवर्ड करो इन नंबर्स पे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम विद थैंक्स लूंगी। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे ज्यादा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग भी आप इसी व्हाट्सएप और टेलीग्राम हैंडल पर मुझसे बात करिए। ये है दोस्तों
कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस से लेके आपको SIPs या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कराना है तो इस नंबर पे बात करिए। सिर्फ IAS कोड बताने पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।